यूएस की तरफ से रेजोल्यूशन लाया गया फ्राइडे के दिन यूएन में। और ये जो रेजोल्यूशन था ये सीज़ फायर गाज़ा में लागू कराने के लिए लाया गया था। इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि गाज़ा में तुरंत सीज़ फायर होनी चाहिए, लेकिन साथ में एक कंडीशन ये भी लगाई गई थी कि जो सीज़ फायर होगा वो पहले उसके लिए हॉस्टेजेस को छुड़ाना ज़रूरी है। ये कंडीशन ही इसके खिलाफ चले गए और 2 मेंबर स्टेट जिनके पास वीटो पावर है, एक चाइना और एक रसिया, उसने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया है। टोटल मिला के 9 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया था और 3 देशों ने विरोध में इसमें मतदान किया, जिसमें एक चाइना, एक रसिया और एक तीसरा देश अल्जीरिया था और एक देश अब्सटेन रहा। तो ये जो रेजोल्यूशन था ये अमेरिका की तरफ से पहला ऐसा रेजोल्यूशन था जिसमें सीज़ फायर की बात की गई थी। इससे पहले जितने भी रेजोल्यूशन आए वो दूसरे देशों द्वारा लाए गए थे, जैसे कि 1 फरवरी में रेजोल्यूशन अल्जीरिया द्वारा लाया गया था जिसमें इमीडिएट सीज़ फायर की बात की गई थी। यूएस ने उसमें वीटो पावर लगाया था, जिस कारण वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। तो उस रेजोल्यूशन और इस रेजोल्यूशन में फ़र्क ये है कि वो रेजोल्यूशन कठोर था, उसमें सीधे-सीधे कहा गया था कि इमीडिएट सीज़ फायर होनी चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई थी। जबकि जो ये वाला यूएस द्वारा प्रस्तावित रेजोल्यूशन, इसमें कहा गया था कि जो पहले हॉस्टेजेस छुड़ाने चाहिए, उसके बाद ये इधर के इलाके में सीज़ फायर होनी चाहिए। तो इसमें सीधे-सीधे कनेक्ट कर रखा था हॉस्टेज इश्यू को सीज़ फायर के साथ। जो रसिया के एम्बेसडर है, उन्होंने जब वीटो पावर लगाया था उसके बाद उन्होंने प्रेस के साथ बातचीत में कहा है कि यूएस का जो रेजोल्यूशन था ये ड्रामाबाजी था, क्योंकि इसके तहत गाज़ा में सीज़ फायर तुरंत नहीं होनी थी, क्योंकि इसमें हॉस्टेजेस की डील इस समय जो चल रही है उसमें अभी तक कोई तारीख तय नहीं दिख रही है कि कब वो डील हो पाएगी। तो इसके हिसाब से तो ये जो इस रेजोल्यूशन से होना कुछ नहीं था, कुछ फ़ायदा गाज़ा के लोगों को नहीं मिलना था। रसिया के एम्बेसडर ने साथ में ये भी कहा कि हम समर्थन करते हैं तुरंत गाज़ा में सीज़ फायर हो। कल ही हम चाहते हैं कि गाज़ा में सीज़ फायर हो, और अगर आने वाले दिनों में कोई ऐसा रेजोल्यूशन आता है जिसमें इमीडिएट सीज़ फायर की बात की जाएगी तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो अभी कुछ देश है जो कि एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्जीरिया उनकी तरफ से रेजोल्यूशन पेश करेगा और उसमें इमीडिएट सीज़ फायर की बात की जाएगी। वो सैटरडे के दिन रखा जाएगा यूएन में। उसमें ऐसा लग रहा है कि यूएस उसमें वीटो लगा देगा। एक और रेजोल्यूशन लाने की कोशिश फ्रांस की तरफ से भी की जा रही है। फ्रांस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, यानी कि जो तुरंत सीज़ फायर गाज़ा के इलाके में होनी चाहिए और वो 6 हफ्ते तक वो सीज़ फायर रहनी चाहिए। होना ये है कि जो हॉस्टेजेस है उनको छुड़ाना है और साथ में जो गाज़ा में सीज़ फायर भी कराना है। तो उसके लिए अभी तक सहमति बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसराइल ने कह रखा है कि वो परमानेंटली सीज़ फायर नहीं करेगा गाज़ा में जब तक कि हमास को नेस्तनाबूद नहीं कर देता। जबकि हमास की कंडीशन ये है कि वो चाहता है कि जो इसराइल है वो यहाँ से अपनी सेना हटाए गाज़ा से परमानेंटली। तो इस वजह से इस डील में अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन इस समय मिडिल ईस्ट की यात्रा में जा रखे हैं। आज वो इसराइल पहुंचा और इसराइल में उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बातचीत की है। तो उन्होंने प्रेस के सामने बात करते हुए कहा कि मैंने नेतन्याहू के साथ 3 मुद्दों में बातचीत की है। एक तो हॉस्टेजेस के इशू में, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई के इशू में और तीसरा रफ़ा के ऊपर। तो इन्होंने कहा है कि मैंने, जहाँ तक बात है हॉस्टेजेस का, तो मैंने हॉस्टेजेस की फैमिलीज़ मेम्बर के साथ बातचीत किया। मुझे उनका दर्द महसूस हो रहा है कि वो कितना इस समय वो अपने घर वालों के लिए जो इस समय गाज़ा में बंधक बनाए गए उनके लिए कितना चिंतित है। दूसरा इन्होंने कहा कि इन्होंने नेतन्याहू से ये भी कहा है कि गाज़ा में इस समय ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाज़ा में इस समय फैमिन जैसी स्थिति है। तीसरा इन्होंने जो रफ़ा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय, क्योंकि रफ़ा में कभी भी इसराइल का ऑपरेशन शुरू हो सकता है। अमेरिका लगातार इसराइल को चेतावनी दे रहा है कि वो रफ़ा में ऑपरेशन ना करे। तो एंथनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू के साथ बातचीत में इसी चीज़ को रखा। उन्होंने कहा कि इस समय रफ़ा में ऑपरेशन इसराइल को नहीं करना चाहिए। नेतन्याहू ने भी अपना बात प्रेस के सामने रखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ने सीधे सीधे ब्लिंकन को कह दिया कि मैं रफ़ा में ऑफेंसिव करूंगा और आने वाले कुछ दिनों में करूंगा। अब इसमें अगर अमेरिका हमारा साथ नहीं देता है तो उससे हमारा जो प्लान है उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि अमेरिका की मंजूरी हो या ना हो, हमने रफ़ा में ऑपरेशन करना है। यूके के होम सेक्रेटरी डेविड कैमरन, इन्होंने इसराइल के ऊपर आरोप लगाया कि इसराइल गवर्नमेंट गाज़ा में जो सप्लाई है उसको रोक रही है। डेविड कैमरन ने एक सख्त भरा लेटर लिखा है इसराइल गवर्नमेंट को, और उसमें लिखा है कि इसराइल गवर्नमेंट यूके द्वारा सप्लाई जो गाज़ा के लिए भेजी जाती है उसको सप्लाईज को गाज़ा के लोगों तक पहुंचने नहीं दे रही है। अगर पहुंचने दे भी रही है तो बहुत धीरे धीरे पहुंचने दे रही है, और जगह जगह में इसराइल ने चेक पॉइंट बना रखे हैं जहाँ पर वो सप्लाई लगातार चेक हो रही है। तो डेविड कैमरन ने सीधे सीधे इसराइल गवर्नमेंट से अपील की है कि वो इस तरह से अवरोध पैदा ना करे सप्लाई के रास्ते में। और साथ में इवोन लेवी, जो ये इसराइल गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन थे,
इन्होंने जो डेविड कैमरन के आरोप थे उसको इन्होंने निराधार बताया और कहा कि हमने किसी भी सप्लाईज को रोका नहीं था। अभी एविन लेवी लगातार ये डेविड कैमरन के साथ ये डिस्प्यूट करते रह रहे थे। ये पिछले 2-3 दिन से डेविड कैमरन के जो बयान थे उसको ये रिस्पॉन्ड कर रहे थे इसराइल की तरफ से। तो इनको हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, और सस्पेंड क्यों हुए ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन लगता है कि इन्होंने डेविड कैमरन की आलोचना जो की थी वो इसको भारी पड़ गई और इनको निकाल दिया गया इसराइल गवर्नमेंट द्वारा। इसराइली मिलिट्री स्पोक पर्सन ने डेनियर हगारी ने कहा है कि उन्होंने जो अल शिफा हॉस्पिटल में रेड की थी इसराइल फ़ौज ने, जिसमें इसराइल फ़ौज का कहना है कि उसने 140 से ज़्यादा हमास के टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज़ कर दिया है। तो उसके बारे में इनका कहना ये है कि ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ है और हमको बड़े बड़े जो सीनियर हमास के कमांडर थे वो इस ऑपरेशन में मारे गए। तो ये जो ऑपरेशन है इसमें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जो मारे जा रहे वो वाकई में हमास के फाइटर है कि कोई सिविलियन भी उसमें मारा गया है, क्योंकि जो इसराइल की मिलिट्री द्वारा फ़ोटो जारी की गई है जिनको अभी इसराइल ने गिरफ़्तार कर रखा है, तो उस फ़ोटो में ऐसे भी दिख रहा है कि कुछ देश के बाहर लोग रहते हैं, उनकी फ़ोटो भी उसमें आ रखी है। तो ये भी सवाल उठा है कि इसराइल ने जब ये फ़ोटो जारी की है तो वाकई में उन लोगों की फ़ोटो है कि किसी दूसरे व्यक्ति की फ़ोटो इन्होंने डाल रखी है। अभी जब इसके ऊपर सवाल उठाया गया तो इसराइल की जो सेना है उसने क्लेरिफाई किया, उसने कहा कि जो फ़ोटो हमने जारी की है इसमें कुछ फ़ोटो गलती से आ गई है, हम उसको अभी करेक्ट कर देंगे। हमास के स्पोक पर्सन लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जो इसराइल ने ऑफेंसिव किया था इस हॉस्पिटल में, वो ऑफेंसिव उसने जब किया था तो इसमें कोई भी हमास का फाइटर इस हॉस्पिटल के अंदर छुपा नहीं था, बल्कि इसराइल ने जितने भी लोगों को मारा यहाँ पर वो सब के सब या तो पेशेंट थे या तो वो लोग थे जिन्होंने यहाँ शरण ले रखी थी। तो इसराइल अल शिफा हॉस्पिटल में जो उसका मंडे के दिन उसने अपने सेना भेजी थी, तो दूसरी बार है जब उसने अपनी सेना इस हॉस्पिटल में भेजी है। इससे पहले कुछ महीने पहले उसने पहली बार अल शिफा हॉस्पिटल में उसने वहाँ पर अपनी सेना भेजी थी। उसका कहना था कि अल शिफा हॉस्पिटल में हमास ने टनल नेटवर्क निकाला हुआ है यहाँ से, और उसने यहाँ पर टनल नेटवर्क को खोजा था और मीडिया को भी बताया था कि यहाँ से टनल नेटवर्क अल शिफा हॉस्पिटल से हमास ने निकाला हुआ है। लगातार जो इसराइल है वो गाजा के हॉस्पिटलों के ऊपर रेड करता रहा। इससे पहले उसने जो खान यूनिस में एक हॉस्पिटल है अल नसीर हॉस्पिटल, वहाँ पर भी उसने रेड की थी, और इसके अलावा तमाम हॉस्पिटल जो सेंट्रल गाजा और नॉर्थ गाजा और खान यूनिस के उसके ऊपर उसने ऑफेंसिव किया है, जिस कारण जो हॉस्पिटल है वो उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कई मशीनें जो हॉस्पिटल की है वो ख़राब हो गई है, और ऐसे मौके में जब गाजा के लोगों को जो हॉस्पिटलों की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि चोटें लगातार गाजा के लोगों को लग रही है, तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेराबंदी इसराइल ने करी रहती है, और लगातार इसराइल ने हॉस्पिटलों के बाहर स्नाइपर भी लगाए रहते हैं, जिस कारण लोगों को कई बार लोगों जो सिविलियन लोग हैं उनकी मौत भी हॉस्पिटल के सामने हो जाती है। फ़िलिस्तीन ने कंडम किया है इसराइल के गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है, जिसमें इसराइल की गवर्नमेंट ने वेस्ट बैंक का 800 हेक्टेयर को सीज कर लिया और उसको स्टेट लैंड के रूप में घोषित कर दिया है। तो ये जो इलाका पड़ता है वेस्ट बैंक, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, इसको इसराइल ने 1967 की लड़ाई के बाद इसमें कब्जा कर लिया था, और ये इंटरनेशनली तो इसको फ़िलिस्तीन का भाग माना जाता है, लेकिन इसराइल इस क्षेत्र को अपना मानता है। और अभी फाइनेंस मिनिस्टर इसराइल के जो है बेरोजिच स्मोरिच, वो एक फार राइट लीडर है, और वो कई दिनों से धमकी भी दे रहे थे कि वो इस ज़मीन को इसराइली सेटलर लोगों के लिए खाली करा देंगे और यहाँ पर इसराइली सेटलर लोग आके बस सकते हैं। ये जो इलाका है ये वेस्ट बैंक, यहाँ पर लगातार इसराइल 1967 के बाद से अपनी बस्तियाँ बसाता रहता है, जिस कारण कई ऐसे इलाके हैं जो यहाँ पर इसराइली बस्ती बसने के कारण यहाँ पर इसराइली पॉपुलेशन 50% तक पहुँच गई है। जो इस समय अमेरिका सरकार है उसने चेतावनी दी थी इसराइल को कि वो इस तरह से कोई कदम न उठाए, फिर भी इसके बावजूद इसराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। इस समय जो गाजा में सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, जैसे कि फूड प्राइस इस समय गाजा में लड़ाई शुरू होने से पहले जो फूड प्राइस थे उसके मुकाबले इस समय जो फूड प्राइस है 50 गुना बढ़ चुकी है। जैसे प्याज की कीमतों में 50 गुना बढ़ावा आ गया। ये जो साउथ गाजा की बात कर रहे हैं हम, जबकि नॉर्थ गाजा में तो फूड प्राइसेस 200 गुना तक बढ़ चुकी है। अभी यूनिसेफ के जो एक ऑफिसर थे वो इस समय गाजा में जा रखे और उन्होंने सिचुएशन देखी वहाँ पर। उन्होंने देखा कि जो साउथ गाजा उसमें तो
थोड़ी बहुत सप्लाई पहुंच रही है, लेकिन जो नॉर्थ गाज़ा वाला इलाका है वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने एक अल-अवन हॉस्पिटल पड़ता है नॉर्थ गाज़ा में, वहाँ पर मैंने देखा कि 12 बच्चे मुझे हॉस्पिटल में दिखे जिनकी हड्डी दिख रही है। और सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी है कि लोगों को खाना नहीं मिलने के कारण, भूखमरी के कारण लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा ये सब चीज़ों को रोका जा सकता है अगर हम मिलके गाज़ा में अगर सीज़फायर के ऊपर जोर दें तो ये सब चीज़ें को सॉल्व किया जा सकता है। और उन्होंने इस चीज़ में दुख भी जताया कि जो पिछले 6 महीनों में दुनिया ने जिस प्रकार से गाज़ा से अपनी नज़रें हटाई है, उसके ऊपर भी इन्होंने एक दुख जताया है। फ्राइडे के दिन इसराइल ने जेरूसलम इलाके में जो अल अक्सा मॉस्क पड़ता है वहाँ पर कुछ फ़िलिस्तीन लोगों को जाने से रोका इसराइल सेना ने। अल अक्सा मॉस्क इस समय टेंशन का सोर्स बना हुआ है, क्योंकि अल अक्सा मॉस्क रमज़ान के महीने में काफ़ी भरा रहता है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर प्रार्थना करने आते हैं। अल अक्सा मॉस्क में इसराइल ने लड़ाई शुरू होने के बाद यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए, जैसे कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वही यहाँ पर जा सकते हैं अंदर, और जो बाकी जवान लोग हैं उनको मस्जिद के बाहर ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है। रमज़ान शुरू होने के बाद इसराइल ने थोड़ा यहाँ पर ढिलाई दे दी थी और अब लोगों को रोका नहीं जा रहा था, लेकिन आज के दिन खबर ये आई है कि सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोका गया है। अब वजह क्या है इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अल अक्सा मॉस्क जो कि इस्लाम में थर्ड होलिएस्ट साइट है ये मक्का मदीना के बाद। और ये अल अक्सा मॉस्क कई सालों से ये फ़िलिस्तीन लोगों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ते और अपना जो उनका भाईचारा है उसको दिखाते। और अल अक्सा मॉस्क के बाहर कई बार पत्थरबाजी की खबरें भी देखने को मिली है। ये इधर के इलाके के जो नमाजी है वो जब यहाँ से निकलते हैं तो इजरायली फ़ौज के ऊपर पत्थरबाजी भी करते हैं। तो इसको देखते हुए इसराइल ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फ़िलिस्तीन UNRWA, इसके जो हेड है, इसके जो चीफ़ है, उन्होंने आज के दिन फ़िनलैंड का जो डिसीजन है उसका वेलकम किया है। फ़िनलैंड ने UNRWA की फ़ंडिंग को बहाल कर दिया है और फ़िनलैंड द्वारा UNRWA की फ़ंडिंग बहाल होने के बाद सभी नॉर्डिक देशों ने अब UNRWA की फ़ंडिंग जो रोकी थी अब सब ने बहाल कर दी है। फिलिपे लजानी इन्होंने स्टेटमेंट निकाला और इन्होंने फ़िनलैंड का धन्यवाद किया है और कहा है कि फ़िनलैंड ने जो हमारी फ़ंडिंग बहाल की उससे हमको काफ़ी मजबूती मिलेगी। तो कई देश अब धीरे धीरे करके UNRWA की फ़ंडिंग को बहाल करने लग गए। UNRWA के ऊपर कुछ महीने पहले इसराइल ने आरोप लगाए थे कि UNRWA के जो लोग हैं, जो स्टाफ है UNRWA का, वो हमास के साथ मिला हुआ है, लेकिन ये आरोप इसराइल सिद्ध नहीं कर पाए, जिसके कारण जो देश थे आरोप लगने के बाद जिन्होंने फ़ंडिंग बंद की थी अब धीरे धीरे करके वो फ़ंडिंग बहाल करने लग गए। अभी तक कैनेडा ने फ़ंडिंग बहाल कर दी है, ऑस्ट्रेलिया ने फ़ंडिंग बहाल कर दी है और इसके अलावा कई देश है जिन्होंने फ़ंडिंग बहाल कर दी है। इसके अलावा पुर्तगाल ने भी आज कहा है, जिसमें उसने कहा है कि वो UNRWA को 10 मिलियन यूरो पैसा देगा और ये उसको एक महत्वपूर्ण योगदान है UNRWA के लिए। और इसके तहत जो पुर्तगाल है वो फूड, मेडिसिन और दूसरे प्रकार की सप्लाई गाज़ा के लिए भेजेगा इन पैसों से।